हेलो माय लवली पीपल, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी स्टोरीज इतना पसंद कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दिल से सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं स्टोरी डालूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का नाम है श्रापित गाँव। चलिए स्टार्ट करते हैं। विनय आज अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस जा रहा था। गांव से शहर में पढ़ने के लिए विनय आया था और ग्रेजुएशन करके आज वापस अपने गांव लौट रहा है। उसने स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ी और बस यही सोच रहा था कि कितने वर्षों बाद अपने घर वापस जा रहा हूँ। विनय को अपने माता पिता भाई बहन से मिलने को बहुत उत्साहित था। लंबा सफर था, इसलिए विनय ने थोड़ी देर कहानियां पढ़नी शुरू की और कुछ घंटों के सफर के बाद आखिर विनय अपने गांव पहुंच ही गया। हरियाणा में एक छोटा सा गांव है, वहीं पर रहता है विनय। गांव में पहुंचते ही विनय को एक जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि आज विनय के चाचा जी की मौत हो गई थी। उसके चाचा जी की मौत अचानक आज ही हुई, क्योंकि विनय कल जब ट्रेन में बैठा था तो उसने घर के लोगों से फोन पर बात करी थी और तब घर में सब ठीक था। सुबह अम्बाला स्टेशन पर ट्रेन से उतरा, तभी भी उसने अपने घर पर फोन पर बात करी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया था। क्या पता घर के लोगों ने सोचा हो सफर कर आ रहा है, इस वजह से ना बताया हो कुछ। लेकिन घर आकर सबसे बात करने के बाद पता चला कि अभी आधा घंटा पहले ही उसके चाचा जी की मौत हुई है। विनय हैरान था कि अचानक चाचा जी की मौत हो कैसे गई, क्योंकि उसके चाचा जी की ना तो कोई तबीयत खराब थी और ना ही किसी किस्म की कोई बीमारी थी। बिल्कुल तंदुरुस्त थे उसके चाचा। और हैरानी का कारण एक और था कि बिल्कुल अलग स्थिति में विनय के चाचा की मौत हुई थी। विनय के चाचा की आंखें बाहर निकल चुकी थीं और जीभ बाहर को लटक रही थी। चेहरा भी देखने में लग रहा था जैसे बिल्कुल लाल पड़ गया हो। थोड़ी देर बाद विनय का परिवार और पूरे गांव के सभी लोग उसके चाचा को शमशान घाट लेकर गए। अंतिम संस्कार पूरा करा। विनय भी आज दिल्ली से लौटा था और घर पहुंचते ही ऐसी घटना हुई कि उसे भी तुरंत चाचा के पार्थिव शरीर को लेकर शमशान घाट जाना पड़ा। परिवार के और गांव के लोग जो शमशान घाट से वापस लौट रहे थे, लौटते हुए यही बातें कर रहे थे, अब ना जाने किसकी जान लेगा वो। 2 साल में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है इस गांव में। विनय बस की सीट पर बैठे हुए सब लोगों की बात ध्यान से सुन रहा था। सबकी बात सुनकर विनय तुरंत बोला, कौन और किसकी जान लेगा? पीछे बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने विनय को बताना चाहा, लेकिन तभी विनय के पिताजी ने तुरंत उस बुजुर्ग आदमी को मना कर दिया और कहा, कुछ नहीं विनय, कुछ नहीं, तुम बस बैठे रहो। और उस सभी को विनय को कुछ भी बताने से मना कर दिया उसके पिताजी ने। विनय बैठे बैठे बस यही सोच रहा था कि ऐसा क्या है वहाँ और यह सब किसकी बात कर रहे हैं और किसने 2 साल के अंदर इस गांव के 300 लोगों की जानें ली हैं। विनय ऐसी उधेड़-बुन में था। तभी बस सभी को लेकर गांव पहुंच गई। विनय घर में आकर भी इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था कि आखिर क्या है ऐसा जो इतने लोगों की जान ले चुका है। विनय ने अपने घर में भी सबसे पूछने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी विनय को कुछ नहीं बताया। लेकिन विनय ने भी सोच लिया था कि इसका पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा। आखिर क्या है यह? अगले दिन विनय ने गांव में कई लोगों से इसके बारे में पूछने की कोशिश करी, पर गांव का कोई भी व्यक्ति विनय को इस बारे में बता नहीं रहा था और ना ही बताना चाह रहा था, क्योंकि विनय के पिताजी ने सबको मना करा हुआ था। इसलिए किसी ने भी विनय को कुछ भी नहीं बताया। आखिरकार गांव के आखिरी में एक चाचा जी रहते थे। विनय ने उनसे पूछा तो उन्होंने आखिर विनय को बता ही दिया। चाचा जी ने कहा, इस गांव को श्राप मिला हुआ है और वो श्राप अब सबको बारी बारी मार देगा। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब सबकी मौत एक ही तरह से हो रही है। आंखें बाहर निकल जाती हैं, जीभ भी बाहर लटक जाती है और चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। एक एक करके सबका नंबर आएगा। इन लोगों ने पाप ही ऐसा किया है, उसकी सजा अब सब भुगत रहे हैं। उस चाचा ने बिना रुके यह सब बातें लगातार कह दी। उस चाचा की बात खत्म होते ही विनय ने पूछा, कैसा श्राप और क्यों मरेंगे सब? कौन है जो सबको मार रहा है? बताओ मुझे। विनय ने बार बार पूछा, पर उस चाचा ने बताना नहीं चाहा। लेकिन विनय के बहुत जिद करने के बाद
उस चाचा ने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, लगभग 2 साल पहले गांव में सुरेश और शकीना की मौत हुई थी। उसी का खामियाजा भुगत रहा है आज हमारा यह गांव। चाचा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि आज से 2 साल पहले इसी गांव में रहने वाले सुरेश को शकीना से प्यार हो गया था। दोनों अलग अलग धर्म से थे, इसलिए गांव के लोगों ने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करी। गांव में माहौल भी बहुत तनावपूर्ण हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि गांव में अब 2 धर्मों के बीच आपस में लड़ाई दंगे हो जाएंगे, जो आज तक कभी किसी में नहीं हुआ था। इस गांव में दोनों धर्मों के लोग बहुत शांति और प्यार से रहते थे, लेकिन इन दोनों की वजह से गांव में बहुत अशांति फैली हुई थी। लेकिन सुरेश और शकीना को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह अपने प्यार के माहौल में खोए हुए थे। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। वह कहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों साथ में ही रहेंगे, चाहे आप लोग हमको गांव से ही क्यों न निकाल दो, लेकिन हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लग रहा था कि बहुत गहरा प्यार था दोनों में। लेकिन गांव वालों के दबाव की वजह से सुरेश के घर वालों ने सुरेश को उसके घर से निकाल दिया। उसके बाद सुरेश और शकीना गांव से दूर बाहर रहने लग गए। लेकिन गांव वालों तो मानो इन दोनों की जान के पीछे ही पड़ गए थे। वो कह रहे थे, या जहां मिल जाएंगे हम उन्हें वहीं काट देंगे। तभी एक दिन गांव के एक बाजार में शकीना और सुरेश दोनों एक ढाबे में बैठकर समोसे खा रहे थे। लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इनके प्यार के दुश्मन हर जगह मौजूद थे। तभी गांव के एक आदमी ने उन्हें देखा और गांव में फोन करके सबको बता दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी जान के कितने प्यासे थे सब लोग। फोन करते ही तुरंत बाजार में पहुंच गए और गांव में फोन करते ही देर नहीं और गांव वालों को आते देर नहीं। उन लोगों ने तुरंत दोनों को वहीं दबोच लिया। कुछ लोग शकीना को घसीटते हुए ले गए और कुछ लोग सुरेश को मारने पीटने घसीटते हुए ले जा रहे थे। वे सभी लोग इन दोनों को घसीटते हुए खेतों की तरफ लेकर गए। वह सब लोग इन दोनों को ऐसे पीट रहे थे जैसे इनकी जान लिए बिना नहीं मानेंगे। उन दोनों को सब गांव के लोगों ने मार मार कर अधमरा कर दिया। खेतों में कोई डीजल का भरा हुआ कनस्तर लेकर आया हुआ था। उन दरिंदों ने शकीना और सुरेश को एक साथ लिटाकर दोनों के ऊपर डीजल उड़ेल दिया और उन दरिंदों ने उन दोनों पर आग लगा दी। सुरेश ने मरते मरते कहा, हम दोनों का श्राप है और मैं इस गांव में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और मैं सबको मार दूंगा। उसके 2 महीने बाद से ही गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया। इन दोनों ने अब तक जिसकी भी जान ली है एक ही तरह से ली है। विनय ने उस चाचा की बात सुन तो ली, लेकिन इन चीजों पर उसका ज्यादा कोई विश्वास नहीं था। पढ़ा लिखा था और ऐसी किसी चीजों को नहीं मानता था, इसलिए उसने ठान लिया कि पता लगाकर रहेगा कौन है जो सुरेश और शकीना के नाम पर इन कारनामों को अंजाम दे रहा है। विनय ने इस गांव के श्राप के बारे में जाना, लेकिन उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। इसलिए विनय ने अगले दिन से ही जहाँ शकीना और सुरेश रहा करते थे वहां नजर रखना शुरू कर दिया। विनय ने सोचा, कोई है जो इनका नाम लेकर बेशौब मौतें कर रहा है। इसलिए विनय रोज रात के 8 बजे आकर शकीना और सुरेश के घर के बाहर बैठकर नजर रखने लगा। लेकिन कई दिनों तक नजर रखने पर भी विनय को कुछ नहीं दिखा। पर एक दिन विनय रोज से थोड़ा जल्दी ही शकीना और सुरेश के घर के पास आ गया। विनय एक पेड़ के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि वही चाचा जिसने विनय को सुरेश और शकीना की सब कहानी बताई थी। उसने देखा वो चाचा अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली में कुछ लेकर सुरेश और शकीना के घर का दरवाजा खोल के सीधा घर के अंदर चले गए। विनय यह देखकर समझ चुका था कि पूरे गांव को मूर्ख इसी ने बना रखा है। इसलिए विनय उस दिन वापस चला गया और क्योंकि उसने सोचा अगले दिन आकर फिर देखूंगा, और यह कल भी आया तो पक्का यही चाचा इस पूरी घटना का जिम्मेदार है। अगली रात विनय फिर शकीना और सुरेश के घर के बाहर आया, उसी समय और उसी पेड़ के नीचे छुपकर उस चाचा का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि वही चाचा आज फिर एक प्लास्टिक की थैली में कुछ लेकर सुरेश के घर के अंदर जा रहे हैं। विनय को तो अब पक्का विश्वास हो गया था कि सारी मौत का जिम्मेदार यही चाचा है। उस दिन विनय वहां से चला गया और फिर तीसरी रात को विनय अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। विनय आज सोच कर आया था कि इस चाचा को तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा, आज मैं इनका काम तमाम ही कर दूंगा। इस चाचा ने बहुत बेवकूफ बनाया है सबको। विनय यही सब सोच रहा था कि तभी वो चाचा वहां आ गए। आज भी वो चाचा अपने साथ हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लेकर आए थे। चाचा ने सुरेश के घर का दरवाजा खोला और घर के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही विनय अपनी जगह से उठा और वो भी सुरेश के घर के अंदर चला गया। विनय भी आज अपनी पूरी तैयारी से आया हुआ था।
अंदर जाते ही विनय ने उस चाचा को दबोच लिया और विनय ने कहा, आज तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। सभी मौत की जिम्मेदार तुम ही हो। क्यों, अब बताओ, क्यों लोगों को तुम मूर्ख बना रहे हो? बताओ मुझे, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा गला धड़ से अलग कर दूंगा। चाचा बता दो जल्दी, वरना अच्छा नहीं होगा। अब इतना बोलकर विनय ने उस चाचा को वहीं पटक दिया और अपने पैरों से दबाकर बोला, चाचा 3 गिनती के अंदर बता दो, वरना मैं तुम्हें आज सच में मार दूंगा। उसके बाद चाचा ने रोते हुए कहा, अगर मैंने तुमको बता दिया तो वह लोग मुझे मार देंगे। चाचा की बात सुनकर विनय ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुमने नहीं बताया तो वो तुम्हें मारे या ना मारे, पर मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। विनय को इतना गुस्से में देख उस चाचा ने कहा, तुम्हें सब जानना ही है तो कल इसी जगह यही मिलना, उसके बाद तुम अपनी आंखों से सब सच देख लेना। विनय उस समय बड़े गुस्से में था, लेकिन उसने उस समय चाचा को छोड़ दिया और कहा, चाचा तुम कल कहीं भागे या मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी करी तो ना मैं सच मानो तुम्हारी जान ले लूंगा। इतना बोलकर विनय उस चाचा को छोड़ दिया और वहां से अपने घर चला जाता है। कल यानी अगली रात विनय 8 बजे ही सुरेश के घर के बाहर खड़ा हो गया और थोड़ी देर में उसने देखा वो चाचा आ रहा है और उसने आज भी अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लेकर आया। उस थैली में वो कुछ बांध कर ला रहा था। चाचा ने आज विनय को देखते ही कहा, चलो अब मेरे साथ। इतना बोलकर वो सुरेश के घर के अंदर जाने लगा। आगे वो चाचा चल रहा था और पीछे विनय। घर के अंदर आते ही चाचा ने अपने हाथ में जो थैली ले रखी थी उस थैली में से 2 समोसे और 2 प्लेट निकालकर दोनों समोसे में चटनी लगाई और बगल के कमरे के दरवाजे के पास रख दी और दोनों थोड़ा पीछे होकर खड़े रहे। थोड़ी देर बाद विनय ने देखा कि किसी ने दरवाजा खोला, पर जिसने दरवाजा खोला था वो नहीं दिख रहा था। उसने समोसे की प्लेट अंदर खींच ली। उसके बाद उस चाचा ने विनय से कहा, जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो वो वहीं कहीं है। उस चाचा की बात पूरी होती उससे पहले ही विनय चिल्लाते हुए कहा, तुम कोई भी हो, अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है। तुम कोई भी हो, अब तुरंत बाहर निकल जाओ, वरना मैं पूरे गांव वालों को फोन करके बुला लूंगा। अभी भी सोच लो, फिर क्या होगा तुम्हारा अंजाम। गांव वाले वही करेंगे जो तुम्हारे साथ होना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। विनय गुस्से में गया और दरवाजे को पीटने लगा। तभी भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। उसके विनय ने उस दरवाजे में लगातार लात मार मार कर उस दरवाजे को तोड़ दिया। जैसे ही विनय ने अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अंदर कोई नहीं था और बस वहां समोसे की प्लेट खाली पड़ी थी और प्लेट में थोड़ी चटनी, बस यही सब था उस कमरे के अंदर। विनय यही सोच रहा था कि जो लोग उसके अंदर थे वो गए तो गए कहाँ, क्योंकि प्लेट में तो केवल चटनी थी और समोसे थे ही नहीं। तो जाहिर सी बात है अंदर 2 ही लोग रहे होंगे। उसके बाद गुस्से में विनय अपने पीछे मुड़ा और बोला, चाचा बताओ कहाँ है वो लोग और कहाँ भाग गए? चाचा बताओ उन लोगों के क्या नाम थे और कौन है वो लोग? विनय बिना रुके बस बोले जा रहा था। तभी किसी ने उस चाचा को कमरे के अंदर खींच लिया और विनय को बाहर धक्का दे दिया और वो टूटा हुआ दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया। और उसके थोड़ी देर बाद से ही विनय को अंदर चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई चाचा को मार रहा हो, क्योंकि चाचा दर्द से तड़प कर चीख रहे थे। लेकिन थोड़े समय बाद वो सभी आवाज आना बंद हो गई और उसके बाद वो दरवाजा खुला। विनय बाहर ही खड़ा था अभी भी। दरवाजा खुलते ही अंदर से 2 लोग बाहर आए और जैसे ही विनय ने उन दोनों को देखा तो विनय की आंखें फटी के फटे रह गईं। ऐसा लग रहा था कि विनय की सांसें मानो रुक जाएंगी, क्योंकि अंदर से जो 2 लोग बाहर निकले वो बिल्कुल जले हुए थे। एक लड़का और एक लड़की, दोनों बिल्कुल जली बुझी झुलसी हुई हालत में थे। चेहरा बड़ा ही भयानक सा था उन दोनों का और दोनों ने बाहर आते ही विनय से अपनी डरावनी आवाज में एक साथ कहा, कल से समोसे तुम लेकर आओगे और रोज लेकर आओगे, इसी समय लेकर आओगे, नहीं तो आज जो इनके साथ हुआ है कल तुम्हारे साथ होगा। इतना बोलकर वो दोनों अंदर की तरफ चले गए, पर विनय अभी भी बाहर उसी जगह पर खड़ा था। तभी अंदर से किसी ने उस चाचा को बाहर फेंक दिया और चाचा की हर जगह से कटी पिटी लाश विनय के सामने आकर गिरी। विनय ने जैसे ही उस चाचा की लाश को देखा वो तुरंत अपने घर को वापस भाग गया और घर में आते ही अपने कमरे में जाकर सो गया। उस दिन तो विनय ने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया और अगले दिन सुबह उठते ही विनय ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे आज दिल्ली जाना है, नौकरी के लिए इंटरव्यू है, मेरे पास कल रात को ही फोन आया है। पिताजी और उसके परिवार के लोग उसकी बात सुनकर बड़े ही हैरान थे और उसके पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, अभी कुछ दिन रुक जाओ बेटा, तुम्हारे चाचा की 13वीं नहीं हुई है,
अपने पिताजी की बात बीच में ही काटते हुए विनय ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे जाना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी इंटरव्यू है। और इतना बोलकर उसने अपना सामान वगैरह पैक करा और घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। उसने सोचा, दिल्ली के लिए जो भी पहली ट्रेन मिलेगी उसे मैं बैठकर निकल जाऊंगा, तब देखता हूँ कौन मेरा क्या कर लेगा। कल रात वाली घटना भी विनय ने किसी को नहीं बताई थी। विनय स्टेशन पे पहुंचा तो पता चला कि दिल्ली के लिए जो पहली ट्रेन है वह रात 9 बजे की है। विनय सोच रहा था, कोई बात नहीं, दिन भर यहीं बैठा रहूंगा और रात में ट्रेन आते ही सीधा दिल्ली। विनय ने पूरा दिन स्टेशन की बेंच पर ही बैठे हुए निकाल दिया और जब रात के 9 बजते ही ट्रेन आई तो विनय जाकर सीधा अपनी जगह पर बैठ गया। अभी ट्रेन थोड़ा दूर ही चली होगी, तभी विनय के पास एक समोसा बेचने वाला आया और उसने विनय से कहा, साहब यह ले लो, आपके 2 समोसे पैक कर दिए हैं, इसमें तीखी चटनी भी डाल दी है, ले जाओ और अभी भी टाइम है, टाइम पर पहुंचा देना इसे। उस समोसे वाले की बात सुनकर अब विनय की हालत खराब हो चुकी थी। विनय सोच रहा था कि इसको कैसे पता, लेकिन फिर भी विनय ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में बोला, मुझे नहीं जाना कहीं समोसे लेकर, तुम इतना शौक है तो तुम ही ले जाकर दे दो। उसके बाद विनय दांत पीसते हुए बोला, अब जाओ यहाँ से। लेकिन समोसे वाला समोसे को विनय के पास रखकर चला गया और जाते जाते विनय से कहा, इसे ले जाओ, इसी में भलाई है, वरना फालतू में मारे जाओगे जैसे तुम्हारे चाचा मारे गए थे। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। विनय ने सोचा, जो भी हो जाए मैं तो नहीं लेकर जाऊंगा समोसे। इतना बोलकर विनय ने समोसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिए और कुछ समय बाद विनय दिल्ली पहुंच गया। और जैसे ही विनय ट्रेन से उतरा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि विनय के सामने ट्रेन से उतरते ही स्टेशन पर वही समोसे वाला खड़ा था। विनय ने सोचा, ये वही समोसे वाला है क्या जो रात को अंबाला स्टेशन पर मिला था, पर यह कैसे हो सकता है। विनय यही सब सोच ही रहा था, तभी वो समोसे वाला विनय के पास आया और विनय से बोला, साहब जी क्यों फालतू में बेवकूफ़ी कर रहे हो, मरने का बहुत शौक है क्या? अभी भी समय है, जाओ समोसे दे आओ, एक दिन की गलती हो गई है, माफ़ी मांग लेना, बस जाओगे, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहना। उस समोसे वाले ने इतना ही बोला था, तभी किसी ने विनय को अपने हाथों से हिलाकर उठा दिया और विनय की आंखें खुली तो वो चौंक गया, क्योंकि वो अभी भी अंबाला स्टेशन पर था और वो बेंच पर ही बैठे बैठे सो गया था। यानी विनय ने यह एक भयानक सपना देखा था। विनय अभी भी स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर ही रहा था। विनय ने एक राहत की सांस ली कि चलो वो सपना था, लेकिन विनय को जिसने उठाया था, विनय ने जैसे ही उसको चेहरा देखा तो वो फिर से चौंक गया। उसने देखा कि वही समोसे वाला उसके सामने खड़ा था जो उसे अभी सपने में दिखा था। उस समोसे वाले ने विनय से कहा, साहब जी समय हो गया है, जाओ समोसे दे आओ। इतना बोलकर उसने विनय के हाथ में समोसे पकड़ाते हुए कहा, साहब जी इसमें 2 समोसे और तीखी वाली चटनी भी है, अब देर मत करो, जाओ जाओ, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। समोसे वाला इतना बोलकर वहां से चला गया, लेकिन विनय अभी भी गुस्से में था। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं समोसे देने नहीं जाऊंगा। इतना बोलकर विनय ने घड़ी में टाइम देखा तो 9 बजने वाले थे और देखते ही देखते विनय की दिल्ली वाली ट्रेन भी आ गई। विनय बड़ी खुशी से भागते हुए ट्रेन में जाकर चढ़ गया और अपनी सीट पर तुरंत जाकर बैठ गया और कहने लगा, चलो कम से कम अब तो ट्रेन आई, अब मैं नहीं रखूंगा यहाँ, अब क्या कर लेगा कोई मेरा। विनय बहुत खुश था और मन ही मन सोच रहा था कि अब दिल्ली जाकर वहीं रहूंगा और कुछ सालों बाद आऊंगा जब सब शांत हो जाएगा। विनय ट्रेन में बैठे बैठे अपने ख्याली पुलाव पका ही रहा था और थोड़ी देर बाद ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन चल पड़ी। लेकिन तभी विनय ने देखा कि ट्रेन की पूरी बोगी खाली है और उस बोगी में सिर्फ एक सीट पर एक लड़की और एक लड़का ही बैठे हैं और पूरी ट्रेन खाली है। विनय ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और कहा, मुझे क्या, मुझे तो दिल्ली जाना है बस। अब ट्रेन को चले बड़ी देर हो गई थी और विनय खिड़की के बगल में ही बैठा हुआ था और खिड़की भी खुली हुई थी, पर उसे ऐसा लग रहा था कि यह जगह सब जानी पहचानी है। विनय ने थोड़ा ध्यान से देखा तो पता चला कि ट्रेन उसके ही गांव के अंदर ही घूम रही थी। जैसे ही विनय को यह समझ में आया तो उसके होश उड़ने लाजमी थे, क्योंकि उस गांव में ना कोई रेल की पटरियां और ना ही कुछ था। पटरियां तो दूर की बात है, उस गांव में आज तक कभी कोई बस भी नहीं चली होगी
और अब ट्रेन पूरे गांव के अंदर अंदर घूम रही थी। विनय ने सोचा क्या पता इस बार भी यह मेरा कोई सपना ही हो। इसलिए विनय ने जोर जोर से अपने आप को नोचना शुरू किया और थप्पड़ मारने लगा, लेकिन यह विनय को कोई सपना नहीं था। अब विनय को समझते देर नहीं लगी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, यहाँ से बिना बताए भागने की। विनय तुरंत अपनी सीट से उठकर गेट के पास गया। उसने देखा ट्रेन तो बहुत तेजी से चल रही है, वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। तो विनय चीखने चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे मत मारो, मैंने क्या करा है ऐसा। लेकिन उस बोगी में और तो कोई था ही नहीं, बस एक लड़का और एक लड़की, वो भी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। विनय को चिल्लाता देख वो दोनों विनय के पास आए और उन दोनों ने विनय से कहा, क्या हुआ, तुम अपने आप को तो बहुत समझदार समझते हो ना। इस गांव से कोई भी जिंदा नहीं जा सकता वापस, मरने के बाद का पता नहीं। मैंने अब उनकी बातें सुनकर बहुत डर चुका था और वो रोते हुए नीचे गिरकर बोला, माफ कर दो मुझे, मैंने क्या किया है। इतना बोलकर विनय ने जैसे ही उन दोनों का चेहरा देखा तो मानो विनय की धड़कन ही रुक गई हो। ऐसा लग रहा था विनय के शरीर का चलता खून अब जम गया हो, क्योंकि विनय ने देखा कि यह तो वही दोनों हैं जो उस दिन सुरेश के घर पर मिले थे और उन्होंने उस बूढ़े चाचा को भी मार दिया था। विनय की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद उन दोनों ने अपनी डरावनी और खतरनाक आवाज में विनय से कहा, क्यों तुम समोसे नहीं ले जाओगे, तुमको फिर मरना होगा। याद है ना तुम्हारे चाचा गांव के प्रधान थे, उनकी हालत कैसी हुई थी। उन्होंने भी मना कर दिया था और गांव में कितने लोगों की मौत हुई है शायद तुम भूल गए। चलो आज नंबर तुम्हारा है। इतना बोलकर उन दोनों ने विनय के सर के बाल पकड़ लिए और पकड़ के उठा लिया। लेकिन विनय चीख चिल्ला रहा था और माफी मांग रहा था और बार बार कह रहा था, मुझे माफ कर दो, अब रोज सही समय पर मैं समोसे लेकर आ जाऊंगा। विनय गिड़गिड़ा कर रो रहा था। तभी उन्होंने विनय को बोगे के फर्श पर बड़ी जोर से पटका। फिर उस जले हुए कंकाल जैसे लड़के ने विनय से कहा, अगर तुम जिंदा रहना है तो फिर तू उसी घर में रोज सही समय पर समोसे लेकर आ जाना। जब तक आएगा तब तक ही बचे रहेगा, वरना बचेगा तो कोई नहीं। इस गांव का मरेंगे तो सब जल्दी मरेंगे। विनय डरा हुआ तो था ही, लेकिन डरते डरते हुई उसकी थोड़ी हिम्मत आई। उसने बोला, तुम लोग क्यों मारना चाहते हो सबको, क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का हमने। विनय की बात का उसको जवाब तुरंत मिला। उन दोनों ने कहा, तुम सब लोग दरिंदे हो और तुम सब लोगों को तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम लोगों ने हमें मारा है और हम सब तुम लोगों को मार देंगे। विनय ने उसके बाद पूछा, किसने मारा है आपको। विनय की बात का जवाब देते हुए उसने कहा, मैं सुरेश हूँ और मेरे साथ ये मेरी प्रेमिका सकीना है। हम लोगों के प्यार के दुश्मन तुम्हारे गांव वालों ने हमें जिंदा जला दिया, इसलिए जब तक हम उनको उनके किए की सजा नहीं दिला देंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। विनय ने सुरेश की बात सुनकर कहा, मैं दिलाऊंगा आप लोगों को मुक्ति, बताओगे क्या करना होगा मुझे आपकी मुक्ति के लिए। तभी सुरेश ने अपनी डरावनी और गंभीर आवाज में विनय से कहा, मुक्ति तो हमको मिलेगी लेकिन हम खुद लेंगे, क्योंकि हमको मुक्ति दिलाना इतना आसान नहीं है। तुम नहीं दिला पाओगे हमको मुक्ति। हमारी मुक्ति के लिए इस गांव के एक एक आदमी को मरना होगा। इस गांव को जो श्राप दिया है उस श्राप का पूरा होना जरूरी है। तुम सब मरोगे तभी हमें मुक्ति मिलेगी, बस। विनय ने एक बार और हिम्मत करते हुए कहा, लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया कसूरवार थे तो बस वही लोग हैं न, बाकी निर्दोष लोगों को क्यों मारना चाहते हो आप दोनों। सुरेश और सकीना ने कहा, कसूरवार गांव का हर एक इंसान है। सब लोगों ने हमारी मौत का तमाशा देखा था और गांव के हर एक इंसान ने कहा था कि इन प्यार करने वालों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए कसूरवार गांव का हर एक इंसान है। सुरेश ने फिर कहा, लेकिन तुम जिंदा रहोगे, बस तुमको रोज समोसे लेकर आना होगा उसी घर पर सही समय पर। अगर ऐसी गलती फिर करी तो उसी समय मारे जाओगे। इतना बोलकर विनय को चलती ट्रेन से सुरेश और सकीना ने नीचे फेंक दिया। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि अब विनय की थोड़ी देर बाद आंख खुली तो विनय सुरेश के घर के बाहर खिड़की के पास पड़ा हुआ था। यानी जो विनय को चलती हुई ट्रेन दिख रही थी वह सुरेश का घर था। लेकिन विनय समझ चुका था कि अब चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि जान आज बड़ी मुश्किल से बची है। उसके बाद विनय अपने घर चला गया। विनय बता कर गया था कि वो शहर जा रहा है, लेकिन उसके घर आते ही घर के लोग कहने लगे कि क्या हुआ विनय, तुम वापस आ गए और दिन भर कहाँ थे और इतनी रात को वापस आए। विनय ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, मेरा मन नहीं हो रहा है, मैं बाद में जाऊंगा दिल्ली। विनय की बात सुनकर घर के लोग भी शुक्र मना रहे थे, चलो ठीक है। उसके बाद उसके पिताजी ने कहा, तुम्हारे चाचा जी की 13वीं हो जाएगी तब ही जाना जहाँ जाना होगा। विनय ने हाँ कह दिया, लेकिन विनय ने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया।
जो सब घटना विनय के साथ घटी थी और विनय जाकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद अब विनय को नींद कहाँ आने वाली थी। विनय लेटे हुए बस यही सोच रहा था कि आज तो बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रेलवे स्टेशन में और वहां से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पर बैठा, ट्रेन भी चल रही थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है। जब उन लोगों ने मुझे ट्रेन से नीचे फेंका तो मैं गांव में ही था, सुरेश के घर पे। उसी उधेड़बुन में विनय बिस्तर पर पड़ा हुआ था, क्योंकि आश्चर्यजनक बात तो थी ही, लेकिन विनय ने यह भी सोच लिया था कि इस गांव को तो अब वो इस श्राप से आजाद करा के ही रहेगा। और विनय ने कहा, जब तक इस गांव को मैं मुक्त नहीं करा लूंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं अपने गांव के लोगों को ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकता। विनय अपने कमरे में लेटे लेटे बस यही सोच रहा था कि गांव को श्राप मुक्त कराने के लिए कुछ तो करना ही होगा। फिर अगले दिन विनय सुरेश और सकीना के बताए हुए अनुसार समोसे लेकर शाम को 7 बजे सुरेश के घर चला जाता है और उस कमरे में समोसे रख कर आ जाता है। लगातार ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और गांव में भी सब कुछ ठीक था। साथ ही साथ विनय इस प्रयास में भी था कि वो गांव वालों को कैसे श्राप से मुक्त करा सके। सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन विनय शाम को 7 बजे समोसे लेकर सुरेश के घर पर जाता है। समोसे वहां पर रखकर वापस आ ही रहा था, तभी उसे खबर मिली कि विनय के घर के पास में ही एक ताऊ जी रहा करते थे, आज उनकी मौत हो गई है। और मौत का कारण वही बिल्कुल उसी अंदाज में। ताऊ जी की भी मौत हुई। जैसे ही विनय ने यह बात सुनी तो उसे अब अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो रोज उसको समोसे लेकर जा रहा है, फिर भी वह गांव में किसी न किसी को जान से मार दे रहे हैं। अब उस ताऊ जी का अंतिम संस्कार करने के लिए सब लोग जा रहे थे और अब तो गांव के लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि हर 10-15 दिन में किसी न किसी की जान जा रही थी। आज अंतिम संस्कार में विनय भी शामिल था और रात हुई और विनय समोसे लेकर फिर गया। लेकिन समोसे रखते ही विनय जोर जोर से चिल्लाने लगा, अब तो मैं रोज समोसे लेकर आ ही रहा हूँ, तो तुम लोग अभी लोगों की जान क्यों ले रहे हो? अब तो छोड़ दो सबको। विनय का इतना कहना ही था कि विनय के सामने तुरंत सुरेश और सकीना आ गए, अपनी जली भुनी झुलसी हुई हालत में। दोनों आकर विनय के सामने खड़े हुए और एक साथ डरावनी आवाज में बोलने लगे, तुमको अपनी जान प्यारी है या सबकी तुम भी अभी तक जिंदा हो? जब तक समोसे लेकर आ रहे हो, मरना तो सबको इस गांव में है, सबका नंबर आएगा बारी बारी से। इतना ही बोलकर वो दोनों तुरंत विनय की आंखों से ओझल हो गए। विनय करता भी क्या, रोता और अपने आप को कोसते हुए वापस आ गया। लेकिन विनय ने सोच लिया था कि अब शांत तो बैठना नहीं है, हार नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए विनय इन चीजों के बारे में अब हर जगह पढ़ने लगा। इंटरनेट में तरह तरह की जानकारी जुटा रहा था कि कैसे छुटकारा मिल सकता है ऐसे श्राप से इस गांव को। और विनय एक दिन सुबह जल्दी उठा और अपने गांव से दूर दूसरे गांव में गया। विनय को पता चला था कि यहाँ कुछ बाबा तांत्रिक रहते हैं जो थोड़ा भूत प्रेत के बारे में जानकारी रखते हैं। विनय की इतनी सारी खोज के बाद तो यह पता चल चुका था कि अगर श्राप से मुक्त कराना है गांव को, तो सुरेश सकीना को पहले मुक्ति दिलानी होगी। इसलिए उस गांव में जाते ही विनय ने एक जाने पहचाने बाबा को ढूंढ लिया। इन बाबा का नाम लोगों में बहुत सुना था। विनय बाबा के पास गया और जाते ही रोने लगा और बाबा के पैरों में गिरकर उसने कहा, बाबा आप हमारे गांव को बचा लीजिए। हमारे गांव में हर दिन मौत का खेल हो रहा है, क्योंकि वो हमारे गांव में किसी को नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे उसने आधी आबादी खत्म कर दी है। बाबा ने विनय की बात बहुत शांति से सुनी और फिर कहा, अच्छा तुम उसी गांव से आए हो? वहाँ के लोगों को तो मैंने पहले भी समझाया था, लेकिन वहाँ के लोग तो मानते ही नहीं कुछ। बाबा की बात सुनकर विनय ने कहा, बाबा आपने पहले भी सुना था हमारे गांव के बारे में क्या? फिर विनय को जवाब देते हुए बाबा ने कहा, इस गांव के बारे में 2 साल से ही सुन रहे हैं। अब हम वहाँ कि कई लोग आए हमारे पास इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए। मैंने उन लोगों को कहा सुरेश और सकीना का अंतिम संस्कार विधि विधान से करना होगा, तब उनको मुक्ति मिल जाएगी और उस गांव के लोग भी श्राप से बच जाएंगे। लेकिन सुरेश के पिता और सकीना के घर वाले कह रहे थे हम उनके लिए कोई पूजा नहीं कराएंगे, क्योंकि हमने उनसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। इसलिए ना वह हमारे लिए मरने से पहले कुछ थे और ना मरने के बाद है। गांव के लोगों ने कई बार सुरेश के पिताजी को समझाया, लेकिन वह कह रहे थे मैं सुरेश के लिए कोई पूजा नहीं कराऊंगा। बाबा की सारी बात सुनकर विनय ने कहा, बाबा कोई ना कोई उपाय जरूर है, बताइए और इस गांव को इस भयानक श्राप से बचा लीजिए।
बाबा ने विनय की ऐसी हालत देखी तो बाबा ने कहा, उपाय तो है और समय भी बहुत अच्छा है। अभी 3 दिन बाद अमावस है और अमावस की रात सभी भूत प्रेत और पितरों की शक्ति बढ़ जाती है और मौका भी सही होता है इन सबको प्रसन्न करने का। इसलिए अगर सुरेश के पिताजी मान जाते हैं तो विधि विधान से सभी अंतिम संस्कार पूरा करके उस गांव को बचाया जा सकता है। बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इसलिए अभी तुम्हारे पास 3 दिन है। 3 दिन में गांव वालों को कहकर सुरेश और सकीना के घर वालों को राजी करा लो अंतिम संस्कार के लिए। विनय ने बाबा को शुक्रिया कहा और वहां से तुरंत अपने गांव की ओर लौट आया। गांव आते ही विनय बस यही सोच रहा था कि सुरेश की अंतिम क्रियाकर्म के लिए सुरेश के पिताजी को कैसे राजी किया जाए। विनय को यह पता तो था ही कि गांव के सब लोग बोलेंगे तभी सुरेश के पिताजी राजी होंगे इस काम के लिए। इसलिए विनय ने सबसे पहले यह बात अपने पिताजी को वही बताई। विनय ने सारी घटना बताई और अपने पिताजी से कहा, मैंने एक तांत्रिक बाबा से बात करी है। उन्होंने बताया 3 दिन बाद अमावस की रात है, यह बहुत सही समय है। विनय की बात सुनकर उसके पिताजी ने कहा, तुम सही कह रहे हो बेटा। उन बाबा जी के पास हम लोग पहले भी गए थे और उन्होंने पहले भी हमें बहुत उपाय बताए थे, लेकिन सुरेश के पिताजी अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं हुए थे। उसके बाद विनय के पिताजी ने इस गांव के सरपंच जी को जाकर सारी बात बताई और कहा, आखिर सुरेश के पिता अंतिम संस्कार के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं। उनको भी पता है इस गांव में अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है। विनय भी वही था। अपने पिताजी की बात खत्म होते ही विनय ने कहा, सरपंच जी, सुरेश के पिता लगता है जानबूझकर ही अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते, जानबूझकर इस गांव के लोगों को मरवाना चाहते हैं। एपिसोड बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए और दिल से सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।